चुका है। बस एक बार मेरी और कपिल की शादी हो जाने दीजिए, फिर देखना हमारा पूरा परिवार राज करेगा। अरे कपिल अपने मम्मी पापा का इकलौता बेटा है, लाखों में खेलूंगी मम्मी मैं, लाखों में। देख बेटा, हमें तो कोई एतराज नहीं है, हम तो बस यही चाहते हैं कि तेरी शादी किसी करोड़पति के घर हो जाए, जहाँ जाकर तू अपने भाई बहनों का भी उद्धार कर दे और अपने माँ बाप का भी। हाँ हाँ माँ, हम लोगों ने जैसा सोचा था ना, कपिल बिल्कुल वैसा ही है। अरे कपिल तो पागल हो चुका है मेरे प्यार में। जब ऐसी बात है तो इंतजार किस बात का, कर लो तुम दोनों शादी। वो कपिल के मम्मी पापा है ना, वो लोग नहीं मान रहे हमारी शादी के लिए। अरे दीदी, जब आपने जीजू को मना लिया तो जीजू के मम्मी पापा को भी मना लो। अरे छोटी, इतना आसान नहीं है। वो खुसट बुढ़ा बुढ़िया तो न जाने कौन सी संस्कारी बहू के सपने देख रहे हैं। क्या दीदी, जीजू के मम्मी पापा को थोड़ी संस्कारी बहू बनकर दिखा दो ना आप। अरे छोटी, ये सारे पैतरे आजमा के देख लिए मैंने, लेकिन वो खुसट बुढ़ा और बुढ़िया मानने को तैयार ही नहीं है। कहते हैं कि वो अपनी पसंद की लड़की से शादी करेंगे कपिल की। एक बार कपिल और मेरी शादी तो हो जाने दो। ये बुढ़े बुढ़िया मुझे जितना परेशान कर रहे हैं ना, चुन चुन कर बदला लूंगी इन लोगों से। अरे बेटा, उन बुढ़े बुढ़ियों को मनाने के चक्कर में क्यों अपना कीमती समय बर्बाद कर रहे हो? क्या जरूरत है उनकी अनुमति की? कर लो अपनी मर्जी से शादी, वैसे भी उनका इकलौता बेटा है। आज नहीं तो कल थक हार कर वो तुम लोगों को अपना ही लेंगे। माँ, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम तो कपिल को है। वो कहता है कि मैं अपने मम्मी पापा की अनुमति के बिना कैसे शादी कर लूं। अच्छा एक काम कर, शाम को ना तू कपिल को लेते आ, जरा मैं समझाती हूँ उसे। ठीक है माँ। ये है जानवी का परिवार। जानवी का परिवार बहुत ही लालची किस्म का है और जानवी ने अपनी खूबसूरती के दम पर कपिल को अपना दीवाना बना लिया है। और कपिल को भी ऐसा लगता है कि जानवी से अच्छी लड़की उसे मिल ही नहीं सकती, इसलिए उसने फैसला किया है कि वो शादी करेगा तो जानवी के साथ ही करेगा। लेकिन वहीं कपिल के माता पिता जानवी को अपने घर की बहू नहीं बनाना चाहते, क्योंकि कपिल के माता पिता ने जानवी के बारे में पता किया था। जानवी बहुत ही बदतमीज और मुंहफट किस्म की लड़की थी। वैसे जानवी को कपिल से ज्यादा कपिल की दौलत से प्यार था। कपिल के पिता का बहुत बड़ा बिजनेस था, लेकिन कपिल के पिता चाहते थे कि उनका बेटा अपने दम पर अपने पैरों पर खड़ा हो, इसलिए कपिल किसी दूसरी कंपनी में जॉब करता था और उसी कंपनी में जानवी भी जॉब करती थी। लेकिन जानवी जानती थी कि कपिल अपने माता पिता का इकलौता बेटा है, तो आज नहीं कल उसके माता पिता की संपत्ति तो कपिल की ही होना है। दूसरे दिन जानवी कपिल को अपने घर लेकर आती है। कपिल आओ ना बैठो, मैं अभी मम्मी पापा को बुलाती हूँ। मम्मी मम्मी। हाँ बेटा। मम्मी देखो कपिल आए हैं। नमस्ते आंटी जी। ये क्या बात हुई बेटा, आप मुझे आंटी नहीं मम्मी कह सकते हो। जी जी मम्मी जी। देखो बेटा, हमें जानवी ने बताया कि तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो। हाँ, मैं जानवी को पसंद भी करता हूँ और जानवी से ही शादी करना चाहता हूँ, लेकिन एक समस्या है, मेरे मम्मी पापा इस शादी के लिए तैयार नहीं है। देखो बेटा, हम तो हर कंडीशन में बस अपने बच्चों की खुशियाँ चाहते हैं। यदि जानवी की खुशी तुम्हारे साथ है तो हमें इस शादी से कोई एतराज नहीं है। सच में जानवी तुम कितनी लकी हो, तुम्हारी मम्मी तुम्हारे लिए कितना सोचती है, लेकिन वही मेरे मम्मी पापा मेरे खुशियों का जरा भी ख्याल नहीं रखते। जानवी के पापा को भी इस शादी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मम्मी समस्या तो कपिल जी के घर है ना, उस समस्या का हल बताइए, क्योंकि मैं तो शादी कपिल जी से ही करूंगी। हाँ बेटा, हमें तो बस अपने बच्चों की खुशियाँ चाहिए। जी जी पापा जी। अरे अरे बेटा, खड़े क्यों हो गए, बैठो ना तुम। बेटा हमारा आशीर्वाद तो हमेशा तुम लोगों के साथ है, तुम लोग चाहो तो अपनी मर्जी से प्रेम विवाह भी कर सकते हो। माता पिता का क्या है, आज नहीं तो कल मान ही जाएंगे, क्योंकि कोई भी माता पिता ना अपने बच्चों से ज्यादा दिनों तक नाराज नहीं हो सकते। जी जी ठीक है पापा जी, मैं अपने मम्मी पापा को एक आखिरी बार मनाने की कोशिश करता हूँ, यदि वो नहीं मानते हैं तो मैं जानवी से शादी कर लूंगा। ठीक है बेटा, हमें कोई एतराज नहीं है, हम तो बस अपने बच्चों की खुशियाँ चाहते हैं। जी ठीक है, अब मैं चलता हूँ। अरे कुछ खा पी कर तो जाओ बेटा। नहीं, फिर कभी। जानवी की माँ, ये बहुत ही मालदार पार्टी है, अगर हमारी बेटी की शादी हो गई ना कपिल से तो ये सोच लो कि हमारे तो मजे ही मजे हैं। हाँ जी, इसलिए तो लगी हूँ मैं, किसी भी तरह से कपिल अपने मम्मी पापा के खिलाफ जाकर हमारी बेटी से शादी कर ले तो हमारा भला हो जाए। मम्मी पापा, मैं शादी करूंगा तो जानवी से ही करूंगा। आप लोग मेरी खुशियों के बारे में सोचते क्यों नहीं? क्या आप लोग नहीं चाहते कि आपका बेटा खुश रहे? नहीं बेटा, हमें ये रिश्ता मंजूर नहीं है। हमने पता किया है जानवी और जानवी के परिवार वालों के बारे में। मम्मी पापा, आप लोगों ने तो सिर्फ पता किया है, मैं तो उनके परिवार को अच्छे से जानता हूँ। वो लोग बहुत ही अच्छे लोग हैं और हमेशा अपने बच्चों की खुशियाँ चाहते हैं। क्या तुझे तेरे माँ बाप पर भरोसा नहीं है? रुकमाड़ी, शांत हो जाओ। मुझे अच्छे से मालूम है कपिल के अंदर ना ये प्यार का भूत चढ़ा हुआ है, ये हमारी बात कभी नहीं समझेगा। ठीक है बेटा, यदि तुम शादी करना ही चाहते हो अपनी मर्जी से तो कर लो, लेकिन याद रखना तुम खुद अपना भविष्य खराब करना चाहते हो, कल को हमें दोष मत देना। हाँ पापा, मैं किसी के ऊपर क्यों इल्जाम लगाऊंगा, क्योंकि मुझे जानवी से अच्छी लड़की तो मिल नहीं सकती, वो मेरे लिए एक परफेक्ट लाइफ पार्टनर है। आखिर थक हार कर
कपिल के माता पिता इस शादी के लिए राजी हो जाते हैं क्योंकि उनके पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि उनका इकलौता बेटा है कपिल। कुछ ही दिनों के बाद जानवी और कपिल की शादी धूमधाम से संपन्न हो जाती है। जब जानवी बहू बनकर कपिल के घर आती है तो जानवी को लगता है कि सारी संपत्ति की वो अकेले मालकिन है। जानवी सोचने लगती है कि उसे तो यहाँ कोई रोकने टोकने वाला नहीं है, उसकी सारी जिंदगी बहुत ही ठाठ से गुजरेगी। शादी के बाद जानवी और कपिल हनीमून के लिए मालदीव चले जाते हैं। जानवी, मैं 2 मिनट में आया। हाँ जी। हमें तो मालदीव आए पूरे 1 हफ्ते हो गए। मैं आज मम्मी से बात कर लेती हूँ। हेलो मम्मी। हाँ बेटा जानवी, कैसी है तू और कब आ रही है वहाँ से? हाँ माँ, कल की टिकट है हमारी और मैं तो बहुत खुश हूँ माँ। अरे कपिल तो मुझ पर पानी की तरह रुपए बहा रहा है। सच में माँ, मुझे तो मेरी किस्मत पर भी यकीन नहीं हो रहा है। हाँ बेटा, यही तो चाहते थे हम। इधर जानवी कपिल की इतनी सारी संपत्ति को देख देख कर पागल हुए जा रही थी। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था कि अब कपिल की सारी संपत्ति की अकेली मालकिन बन गई है। और उधर कपिल तो जैसे जानवी के प्यार में पागल था। इस तरह जानवी और कपिल हनीमून से वापस आ जाते हैं। धीरे धीरे 2 महीने का समय गुजर जाता है। अब कपिल ने तो अपनी नौकरी ज्वाइन कर ली थी, लेकिन जानवी अब नौकरी नहीं करना चाहती थी, वो घर में रहना चाहती थी। और कपिल को भी इस बात से कोई एतराज नहीं था, क्योंकि कपिल के पास तो इतना पर्याप्त था कि वो नौकरी ना भी करे तो वो मजे की जिंदगी काट सकता था। सुनिए जी, कपिल और जानवी की शादी को 3 महीने होने लगे। अब मैं सोच रही हूँ कि जानवी को घर की सारी जिम्मेदारी दे दूं। हाँ रुक्मणी, अब जैसी भी है तो जानवी इस घर की बहू ना, इसीलिए तुम इसे बहू के सारे अधिकार दो। ठीक है जी। जानवी बहू, क्या हुआ? क्यों बुलाया आपने मुझे? देखो जानवी, अब तुम इस घर की बहू हो तो इस घर की सारी जिम्मेदारी भी तुम्हें उठानी पड़ेगी। तो मैं चाहती हूँ कि अब तुम सब कुछ देख समझ लो कैसे क्या करना है तुम्हें। ये क्या बात हुई? मैं इस घर की बहू हूँ, कोई नौकर नहीं। घर के काम काज तो नौकर करते हैं ना, फिर आप मुझे कौन सी जिम्मेदारी दे रही हैं? वैसे भी मैंने कपिल से शादी इस घर की नौकरानी बनने के लिए नहीं किया, बल्कि मैं तो इस घर की मालकिन बनना चाहती हूँ। अगर आप मुझे कुछ देना ही चाहती है ना, तो लाओ तिजोरी की चाबी दे दो। ये ऐसी क्या देख रही हैं आप मुझे? जिस दिन तिजोरी की चाबी देना होना, अब उसी दिन आवाज लगाना। हे भगवान, मेरे बेटे की तो जिंदगी अब पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। हमने कितना मना किया था कि मत कर इस लड़की से शादी, लेकिन कपिल ने हमारी एक न मानी। हे भगवान, सुना आपने क्या कहा जानवी ने? हाँ रुक्मणी, वैसे भी हम लोगों को इतना चौंकना नहीं चाहिए, क्योंकि हमने तो पहले ही जानवी के बारे में पता किया था, लेकिन कपिल ने हमारी एक ना सुनी। अब जो कुछ भी होगा ना, उसकी जिम्मेदार तो खुद कपिल होगा। कपिल के माता पिता चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि कपिल इसी जिद में था कि वो जानवी से बहुत प्यार करता है और जानवी के बिना रह नहीं सकता, और जानवी भी बस इसी बात का फायदा उठाती। कपिल तो दिन भर ऑफिस चला जाता, लेकिन इधर जानवी दिन भर अपने एसी कमरे में बैठी रहती या फिर शॉपिंग करने चली जाती। और वो कभी कभी तो अपनी बहन और अपनी माँ को भी अपने ससुराल में बुला लिया करती थी और सीधे अपने कमरे में जाकर अंदर से दरवाजा लगाकर दिन भर वो अपनी माँ और बहन से बातें किया करती थी। जानवी का ऐसा रवैया देखकर कपिल के माता पिता ने जानवी से दूरी बना ली थी। सुनिए जी, मैं तो कहती हूँ इस लड़की से ना पूरी तरह से दूरी रहना चाहिए हमें। वैसे भी सास ससुर तो बदनामी होते हैं, ना जाने ये हमारे ऊपर कब कौन सा इल्जाम लगा दे। हाँ रुक्मणी, ये जानवी बहू की हिम्मत तो दिन ब दिन कितनी बढ़ते जा रही है। अच्छा ही हुआ जो मैंने अपना बिजनेस कपिल के हाथ तो नहीं सौंपा। हाँ मम्मी, क्या कर रही हो? कुछ नहीं बेटा, बहुत बोर लग रहा है घर में। अच्छा तो एक काम करो मम्मी, आप छोटी के साथ ना कल्याण ज्वेलरी से आप आ जाओ, वहीं पर मैं आपको एक डायमंड का सेट दिलाती हूँ और छोटी को भी उसकी पसंद की इयररिंग दिला दूंगी। अच्छा, सच सच कह रही है बेटा? हाँ मम्मी। अच्छा ठीक है, तो फोन रख, हम अभी पहुँचते हैं। जानवी ने इसीलिए तो अपनी नौकरी छोड़ी थी, ताकि वो घर में रहकर अपनी मनमानी करेगी। जानवी के खर्चे तो दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे थे। जानवी कभी अपने लिए सोने चांदी की कोई चीज खरीद लेती, तो कभी अपने माँ के लिए डायमंड का सेट खरीद देती। इतना ही नहीं, कभी अपने पापा को महंगा मोबाइल खरीद कर देती, तो कभी महंगी घड़ी खरीद कर देती। जानवी कपिल के क्रेडिट कार्ड से ही सारी जगह पेमेंट किया करती थी। लेकिन अब धीरे धीरे कपिल को भी लगने लगा था कि जानवी कुछ ज्यादा ही फिजूल खर्च कर रही है। लेकिन कपिल कभी जानवी को इस चीज के लिए टोकता तो जानवी मुंह फुलाकर बैठ जाती। फिर कपिल बेचारा क्या करता, वो तो वैसे ही जानवी के प्यार में पागल था। इसी तरह धीरे धीरे जानवी ने कपिल के कार्ड से लिमिट से ज्यादा ही खर्च कर लिया और कपिल उसे भर भी नहीं पाया, क्योंकि कपिल के पास तो पैसे थे ही नहीं। क्योंकि शादी के बाद से जानवी ने बेतहाशा रुपए खर्च किए थे और कपिल करता भी क्या था, एक नौकरी ही तो करता था। भले ही कपिल की तनख्वाह ज्यादा थी, लेकिन तनख्वाह से ज्यादा तो जानवी के खर्च थे। अब तो कपिल के पास कार्ड की पेमेंट करने के लिए भी अकाउंट में पैसे नहीं थे। इसीलिए एक दिन कपिल ने अपने पापा से रुपए मांगे कार्ड की पेमेंट करने के लिए।
पापा मुझे कुछ रुपए चाहिए, मेरे कार्ड की पेमेंट करनी है। क्यों क्यों कपिल, तुम खुद कमाते हो ना, मैं तुम्हें रुपए क्यों दूं? और वैसे भी अच्छी खासी पेमेंट है तुम्हारी, लेकिन आमदनी से ज्यादा खर्च ये ठीक नहीं है। हाँ बेटा, आमदनी से ज्यादा खर्च सरासर बेवकूफी है, हमने तो तुझे पहले भी समझाया था। और बेटा, कोई कितना भी रुपए क्यों ना कमा ले, लेकिन आमदनी से ज्यादा खर्च होता है ना तो रुपए कभी हाथ में नहीं ठहरता। देखो ये जो कुछ भी हो रहा है ना, उसके जिम्मेदार तुम खुद हो, इसलिए रुपयों की व्यवस्था तुम करो। ऐसा नहीं है कि मेरे पास रुपए नहीं है कि मैं तुम्हें कार्ड के पेमेंट करने के लिए रुपए ना दे सकूं। भले ही हमारे बाद हमारा बिजनेस तुम्हारा होगा, लेकिन अभी तो ये हमारा है और हम इसे तुम्हारे ऊपर बर्बाद नहीं कर सकते। नहीं तो हम अपने बुढ़ापे में क्या करेंगे? हमारे लिए कोई बड़ी रकम नहीं है तुम्हारे क्रेडिट कार्ड का बिल भरना। लेकिन मुझे अच्छे से पता है, आज मैं तुम्हारे क्रेडिट कार्ड का पेमेंट कर दूंगा तो कुछ दिनों के बाद फिर तुम इसी जगह आकर खड़े रहोगे और फिर से मुझे क्रेडिट कार्ड का पेमेंट करने कहोगे। अरे आप लोगों का दिमाग ठिकाने पर तो है ना? क्या मरोगे तो सारी दौलत लेकर जाओगे? आपका इकलौता बेटा है, लेकिन आप अपने बेटे पर 1 रुपया भी खर्च नहीं करना चाहते। ऐसा क्या मांग लिया इन्होंने आपसे? पाँव तो कबर पर पड़े हैं, लेकिन संपत्ति का इतना लालच है इन्हें। चुपचाप बैठकर घर में भजन करना चाहिए, तो संपत्ति संपत्ति का गाना गाते हैं ये तो। जानवी, ये कैसी बातें कर रही हो तुम? ये मेरे मम्मी पापा हैं। देखा ना बेटा, मैंने तुमसे क्या कहा था। अब धीरे धीरे ना इसकी सच्चाई तुम्हारे सामने आ रही है। कितनी बदतमीज लड़की है ये। अब तुम भुगतो बेटा, और इस लड़की के फिजूल खर्ची के लिए ना हम तो 1 रुपया भी नहीं देंगे। जानवी, मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि तुम मेरे मम्मी पापा से इस तरह से कैसे बात कर सकती हो। देखिए कपिल जी, आपके पिता ने कोई अमृत तो नहीं पिया है जो ये हमेशा जीवित रहेंगे। आज नहीं कल तो ये मर ही जाएंगे, उसके बाद इनकी सारी संपत्ति आपकी ही होनी है। बस, अब एक शब्द भी नहीं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पति के बारे में ऐसी बात करने की? अरे बुढ़िया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ऊपर हाथ उठाने की? तुम जानती भी हो मैं क्या चीज हूँ। अभी पुलिस बुलाती हूँ और तुम दोनों बुड्ढा बुढ़ियों को ना दहेज प्रताड़ना का आरोप लगाकर जेल में बंद करवाती हूँ। और आप लोग तो जानते ही होंगे, पुलिस ना बहू की सुनती है, सास ससुर की नहीं। मुझे तो बहुत अच्छे से पता है कि तू क्या चीज है, लेकिन शायद तू नहीं जानती कि मैं कौन हूँ। इतना तो तू बहुत अच्छे से जानती है कि हम कितने पैसे वाले हैं, और उन्हीं पैसों को देखकर तूने मेरे बेटे को फंसाया है ना अपने झांसे में। फिर ये भी सोच लो तुम कि हम क्या कर सकते हैं। यह पुलिस की धमकी ना किसी और को देना। वैसे ऐसा कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन हम रुपये पैसों से हर किसी को खरीद सकते हैं। ये तो तुम्हें भी अच्छे से मालूम होगा कि पैसों से किसी को भी खरीदा जा सकता है। अगर मैं सच में तुझे मारूं भी ना तो पुलिस मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि मेरे पास रुपए हैं। ऐसा नहीं कि मैं अपने रुपयों का घमंड दिखा रही हूँ, लेकिन तुम जैसे नीच लोगों को सीधा करने के लिए ऐसा कर भी सकती हूँ मैं। बल्कि मैं चाहूँ ना तो मैं तुम्हारे पूरे खानदान को जेल भिजवा सकती हूँ। आज मैं तुम्हें अच्छी तरह से समझा देती हूँ। आज के बाद ना तुम मुझसे उलझने की गलती मत करना। इतने सालों से हम इतना बड़ा बिजनेस चला रहे हैं, तो तुझे मालूम भी है हमारे लिंक कहाँ तक होंगे, कैसे कैसे लोगों से हमारे लिंक होंगे। हमारे पास तो रुपए पैसों की कोई कमी नहीं है, तो दहेज की कानूनी धमकी ना तू हमें मत दे। और तू मुझसे उलझेगी ना तो तुझे ही बहुत भारी पड़ेगा। और यदि तू मुझसे उलझेगी तो तेरे साथ साथ तेरा पूरा खानदान मुश्किल में पड़ जाएगा। इसलिए सोच समझ कर उलझना। अरे तुझे क्या लगा, तेरी छिचोरी हरकतें देखकर मैं चुप थी? तो तुझे लगा कि मैं तुझसे डरती हूँ? अरे डरती नहीं, बल्कि मैं तुझ जैसे नीचों के मुंह लगना नहीं चाहती, इसलिए अब तक चुप थी। अरे तेरी औकात ही क्या है जो तू मेरे मुंह लग सकती है? वो तो हमारे बेटे की बेवकूफी थी जो वो तेरे जाल में फंस गया। और आज मेरा बेटा अपनी बेवकूफी की सजा खुद भुगत रहा है, और इसके लिए वो खुद जिम्मेदार है। बात समझ में आई ना तुझे? चल निकल अब मेरे कमरे से। देख लिया ना तूने आज? अरे इसलिए मना किया था हमने तुझे, लेकिन उस समय तो तुझे तेरे माँ बाप दुश्मन लग रहे थे। अब भुगत। अरे रुक्मणी, कपिल को क्यों चिल्ला रही हो? अब जो हो गया सो हो गया। अरे ऐसे औलादों को ना तो थोड़ी बहुत सजा भुगतने ही देनी चाहिए। अरे ऐसे औलाद तो बस अपने माँ बाप को ही बुरा समझते हैं, अपने अच्छे बुरे का फैसला खुद करने की धमकी देते हैं ये माँ बाप को। अब कर ली अपने मन की, भुगत रहा है, अब भुगतने दो जरा उसे। अब तो जानवी समझ गई थी कि कपिल की माँ बहुत ही तेज है और वह उससे उलझ नहीं सकती है। और थोड़ी देर बाद कपिल को ऐसा लगता है कि उसे अपने माँ बाप से माफी मांग लेनी चाहिए, इसीलिए कपिल दोबारा अपने मम्मी पापा के रूम में आता है। मम्मी पापा। क्या हुआ कपिल? मम्मी पापा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। आप लोगों ने मुझे बहुत समझाया, लेकिन मैंने आप लोगों की बात नहीं मानी। लेकिन प्लीज आप लोग मुझे माफ कर दीजिए। मैं तो जानवी के प्यार में अंधा हो गया था, और आज तो जानवी की असलियत देखकर मुझे बहुत डर लग रहा है। मेरी तो जिंदगी ही बर्बाद हो गई मम्मी। कितनी बदतमीजी से वो आप लोगों के साथ बात कर रही थी। अरे मैं तो उसका पति हूँ, ना जाने वो मेरे ऊपर कल को क्या इल्जाम लगा दे। बेटा, समय रहते तुझे हमने बहुत समझाया था, लेकिन तुमने हमारी बात नहीं मानी, इसलिए भुगतना तो पड़ेगा तुम्हें। बेटा कपिल, तेरे क्रेडिट कार्ड का बिल ना मेरे लिए कोई बहुत बड़ी रकम नहीं है, लेकिन एक बार मैंने तेरी क्रेडिट कार्ड का बिल भर दिया तो ये सिलसिला चलता ही रहेगा। वो कहावत है ना बेटा, जितनी चादर हो उतने ही पांव पसारने चाहिए। और तेरी तनख्वाह तो बहुत अच्छी है, फिर भी तेरे ऊपर कर्ज हो गया।
देखो कपिल, ये बिजनेस तो मैं चला ही रहा हूँ, भले ये कल को तुम्हारा होगा, पर रखा हुआ धन खाने से तो इंसान मिट्टी खोद कर भी खा जाएगा। तुम समझ रहे हो ना बेटा मैं क्या कहना चाहता हूँ? हाँ पापा, मैं आपकी बात अच्छी तरीके से समझ रहा हूँ और मुझे अब अपनी गलती का एहसास भी हो रहा है। ठीक है बेटा, तुम ज्यादा चिंता मत करो, इस बार तो मैं तुम्हारे क्रेडिट कार्ड का बिल भर देता हूँ, लेकिन याद रखना ये सब दोबारा नहीं होना चाहिए। जी पापा। अपने सास ससुर से डांट खाने के बाद तो जानवी अपने आप को अपने कमरे में बंद कर लेती है और वो पूरे दिन और पूरी रात कमरे से बाहर नहीं आती। और दूसरे दिन जब जानवी कमरे से बाहर आती है तो जानवी के सास ससुर जानवी का एक बदला हुआ रूप देखते हैं। मम्मी जी, पापा जी, ये लीजिए, मुंह मीठा करके हम लोग एक नए रिश्ते की शुरुआत करते हैं। मम्मी पापा जी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, प्लीज मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है, एक बार मुझे माफ कर दीजिए और फिर मैं आपको एक अच्छी बहू बनकर दिखाऊंगी। मैं जानती हूँ मम्मी पापा जी, आप लोगों को ये सब बहुत अजीब लग रहा होगा, लेकिन प्लीज एक बार मुझ पर भरोसा करके देखिए, एक बार मुझे माफ कर दीजिए। हाँ हाँ बहू, सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। हम भी तो यही चाहते हैं कि कपिल हमारा इकलौता बेटा है और तुम हंसी खुशी से इस घर में रहो। जी पापा जी, बस एक ही मौका चाहती हूँ मैं। जानवी के सास ससुर जानवी का ऐसा बर्ताव देखकर हैरान तो बहुत थे, लेकिन जानवी के ससुर का कहना था कि उन्हें एक मौका तो जानवी को देना ही चाहिए। इसलिए जानवी की सास जानवी से कुछ नहीं कहती और धीरे धीरे दिन बीतने लगते हैं। अब तो जानवी सुबह जल्दी उठ जाती, अपने सास ससुर की खूब सेवा करती और खुद अपने हाथों से सबके लिए खाना बना कर दिया करती। कुल मिलाकर घर में तो बस खुशहाली छा गई थी। जानवी। जी मम्मी जी। बेटा, आज तो मेरा व्रत है और मैं अभी मंदिर जा रही हूँ, देखो अपने पापा जी को समय से खाना दे देना, वैसे भी आज सोमवार है, मंदिर में बहुत भीड़ रहती है। जी ठीक है मम्मी जी। मतलब आज तो मम्मी जी के लिए खाना नहीं बनाना पड़ेगा, मैं जल्दी जल्दी से पापा जी के लिए खाना बना देती हूँ। इस तरह जानवी खुशी खुशी खाना बनाती है और अपने पापा जी को खाना परोसती है। करीब 1 घंटे के बाद जब जानवी की सास मंदिर से वापस आती है तो वो देखती है कि जानवी के ससुर जी की तबीयत अचानक खराब हो गई है। हे भगवान, ये आपको क्या हो गया जी? एक मिनट, मैं भी डॉक्टर को फोन करती हूँ। हेलो हेलो डॉक्टर साहब, जल्दी से आप हमारे घर आ जाइए, मेरे पति को किसी ने जहर दे दिया है, मेरे पति को जान से मारने की कोशिश की गई है, जल्दी आ जाइए आप। रुक्मणी जी, ये कैसी बात कर रही हैं आप? देखिए डॉक्टर साहब, अभी मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, प्लीज आप जल्दी आ जाइए। ठीक है, मैं अभी आया। रुक्मणी जी ने जिस डॉक्टर को फोन किया था वो रुक्मणी जी के फैमिली डॉक्टर हैं। डॉक्टर को भी ये सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ कि रुक्मणी जी इतने यकीन से कैसे कह सकती है कि उनके पति को जहर दिया गया है, और थोड़ी देर के बाद डॉक्टर साहब भी आ जाते हैं। आपको मैं कुछ नहीं होने दूंगी जी, बस डॉक्टर आते ही होंगे। अरे ये क्या, सच में इन्हें जहर दिया गया है? हाँ डॉक्टर साहब, कुछ कीजिए और जल्दी से मेरे पति को बचा लीजिए। डॉक्टर के आ जाने के बाद जब डॉक्टर ने राजेंद्र जी का चेकअप किया तो पता चला कि सच में राजेंद्र जी को तो जहर दिया गया है। तो डॉक्टर ने तुरंत ही राजेंद्र जी को एक इंजेक्शन लगाया जिससे वो खतरे से बाहर हो गए। देखिए, अब घबराने वाली कोई बात नहीं है, लेकिन सच में इन्हें तो बहुत ही खतरनाक जहर दिया गया था। अगर आपने थोड़ी भी देर की होती तो शायद इनका बच पाना मुश्किल था। अभी घबराइएगा मत, अभी 1 घंटे तक राजेंद्र जी इसी तरह सोते रहेंगे। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि आपको कैसे पता चला कि इन्हें जहर दिया गया था? अरे ये क्या हो गया पापा जी को? डॉक्टर साहब, आप जानना चाहते हैं ना कि मुझे कैसे पता चला कि मेरे पति को जहर ही दिया गया है? पहले मैं पुलिस को बुला लेती हूँ क्योंकि मुझे किसी को जेल भिजवाना है, उसके बाद मैं आपको सारी बात बताती हूँ। डॉक्टर साहब, अब मेरे पापा ठीक है ना? हाँ कपिल, तुम्हारे पापा ठीक हैं। मम्मी, पुलिस को बुलाने की क्या जरूरत है? क्या आपको लगता है कि पापा को किसी ने जानबूझकर जहर देने की कोशिश की है? हाँ मम्मी जी, कपिल जी तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, कोई ऐसा क्यों करेगा जानबूझकर? वैसे मम्मी जी, अभी अभी मेरी बहन का फोन आया था, वो बता रही थी कि मेरे पापा की तबीयत बहुत खराब है, तो मैं मायके होकर आती हूँ, यहाँ तो पापा जी खतरे से बाहर हैं। मुझे बहुत घबराहट हो रही है मम्मी जी कि ना जाने मेरे पापा को क्या हो गया है। वैसे जानवी, तुम्हें ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे माँ बाप भी इस बार जेल में तुम्हारा साथ देने आएंगे। अच्छा ठीक है, अब मैं चलता हूँ। मम्मी जी, ये कैसी बात कर रही हैं आप? चुप! मैंने पुलिस को फोन कर दिया है, बस अभी पुलिस आकर तुझे अरेस्ट करके ले जाएगी। नीच मक्कार, घटिया औरत। रुक्मणी, रुक्मणी। हाँ जी, मैं यही खड़ी हूँ, कैसे हैं आप? मैंने कहा था ना जी, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। अरे जिसके साथ ऊपर वाला हो ना, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। पापा, कैसे हैं पापा आप? रुक्मणी जी कौन है? क्या आपने ही फोन किया था हमें? जी मैम, गिरफ्तार कर लीजिए इस लड़की को, इसने मेरे पति को जान से मारने की कोशिश की जहर देकर। मम्मी जी, ये कैसी बात कर रही हैं आप? मैं क्यों अपने ससुर जी को जहर देकर मारने की कोशिश करूंगी? अरे बिना सबूत के आप मेरे ऊपर इतना बड़ा इल्जाम नहीं लगा सकते। अच्छा ढोंगी औरत, सबूत चाहिए तुझे? शायद तुझे नहीं मालूम
लेकिन मेरे किचन के साथ साथ घर के सारे हिस्सों में सीसीटीवी कैमरे लगा कर रखे हैं। और मैंने कैमरे तुम्हारे लिए नहीं लगवाए, जब तुम नहीं भी आई थी इस घर में तब से कैमरा लगा हुआ है, क्योंकि हमारे घर का ज्यादातर काम नौकरों के भरोसे होता है, तो बस नौकरों पे निगरानी रखने के लिए हमने कैमरे लगवाए हैं अपने घर में। और आज उसी कैमरे के बलबूते पे ना तुम्हारी सारी काली करतूत उस कैमरे में रिकॉर्ड हो गई है। मम्मी जी ऐसे इल्जाम मत लगाइए, अरे मैं तो पापा जी की कितनी चिंता करती हूँ। अच्छा तभी तो आज मैं दोपहर को मंदिर गई थी, तब तुम तुम्हारे ससुर जी के खाने में कुछ पुड़िया से खोलकर मिला रही थी, जो मैंने मोबाइल में साफ साफ देखा था। मम्मी जी ये क्या बोल रहे हो आप? वो तो मैं पापा जी की लंबी उम्र के लिए मंदिर गई थी, तब मुझे पंडित जी ने पीसी हुई शक्कर दी थी एक पुड़िया में, वही डाल रही थी मैं उनके खाने में। मम्मी जी इस तरह से आप मुझे मत फंसाइए, मैं तो बेकसूर हूँ, मैं अपने ससुर जी को मारने के बारे में कभी सोच भी नहीं सकती। बंद कर अपनी बकवास। सुनिए रुक्मणी जी, हो सकता है आपको कोई गलतफहमी हो गई हो, आपकी बहू ने आपके पति को मारने की कोशिश नहीं की हो। मुझे अच्छे से मालूम था मैडम कि ये बहुत ही चालबाज औरत है, ये इतनी जल्दी अपना गुनाह कबूल नहीं करेगी। रुकिए मैं अभी आपको एक रिकॉर्डिंग सुनाती हूँ, सुनिए मैडम। हेलो जानवी, इस बार जो जहर लाकर मैंने तुम्हें दिया है वो बहुत ही कारगर जहर है, एक बार बस तुम अपने ससुर को खिला दो, फिर देखना उस बुढ़े का काम तमाम। हाँ पापा। अरे जानवी बेटा, वो तेरी बुढ़िया सास अपने पैसों को बहुत घमंड दिखाती है ना, एक बार बस तू अपने ससुर को अपने रास्ते से हटा दे, फिर देखना कैसे मजे चखाते हैं तेरी इस बुढ़िया सास को। बस जानवी बेटा सब कुछ तेरे हाथ में आ जाने दे, और अपने पति को तो तूने अपने बस में कर ही दिया है, उसके बाद उस बुढ़िया को धक्के मार के घर से निकाल देना, फिर हम सब उस घर में ही आकर रहेंगे और हमारे तो राज ही होंगे। हाँ मम्मी मैं भी तो यही चाहती हूँ। हाँ माँ बस वो बुढ़ा मेरे रास्ते से हट जाए, फिर अकेली बुढ़िया मेरा क्या ही बिगाड़ लेगी, और वैसे भी उनका पागल बेटा तो पहले ही मेरे बस में है। मम्मी इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी वो पागल मेरे घड़ियालू आंसुओं से पिघल गया और फिर से मुझे पागलों की तरह प्यार करता है। बस एक बार वो बुढ़ा हट जाए माँ, वो बुढ़ा बहुत दिमाग लगाता है, उसके बाद तो इस बुढ़िया को अपने रास्ते से हटाना 2 मिनट का काम है मेरे लिए। और मेरा वो पागल पति वो तो बिल्कुल मुझ पर अंधविश्वास करता है, अरे मैं अपने चश्मे से उसे जो दिखाऊंगी ना सिर्फ उसे वही नजर आएगा। बाप रे कितनी सातिर है ये जानवी। क्यों यही सोच रही हो ना कि ये वॉइस रिकॉर्डिंग हमारे पास कैसे आ गई? हाँ कैसे आई ये रिकॉर्डिंग तुम्हारे पास? अब बोल दो ये तुम्हारे और तुम्हारे माँ बाप की आवाज नहीं है, या फिर तुम्हें और कोई सबूत चाहिए? तुम्हें क्या लगा भगवान ने सिर्फ तुम्हें ही अकल दी है? आज से 1 महीना पहले तुमने इतना तमाशा किया था इसी रूम में आकर, और दूसरे ही दिन तुमने अपना रंग बिल्कुल गिरगिट की तरह बदल लिया। तुम्हारे घड़ियालू आंसू देखकर तुम्हारे पति को तो तुम्हारे ऊपर विश्वास हो गया, लेकिन मैं अच्छे तरीके से जानती थी कि तुमने जरूर कोई दूसरी ही चाल चली है। लेकिन मैं अच्छे से समझ गई थी कि दाल में जरूर कुछ काला है, कोई रातों रात इतना नहीं बदल सकता। मैंने हमेशा ही तुम्हारे ऊपर नजरें रखी। एक दिन जब तुम अपनी किसी सहेली से बात कर रही थी तो उसी दौरान तुम फोन काट के बिना फोन को लॉक करे बाथरूम में चली गई थी, उसी दौरान मैं आकर तुम्हारे फोन में ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग सिस्टम सेट कर दी थी। फिर कुछ दिनों के बाद मैंने चुपके से तुम्हारे फोन से मेमोरी कार्ड निकाल लिया, और उसी मेमोरी कार्ड में तुम्हारी सारी रिकॉर्डिंग हो चुकी है। और बताओ और सबूत बताऊं तुम्हें मैं? इतना ही सबूत काफी है तुम लोगों को जेल पे सड़ाने के लिए। जानवी यू आर अंडर अरेस्ट। जानवी तुमने मेरे साथ बहुत बुरा किया, मैंने तो तुम्हें सच्चे दिल से चाहा था। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा है माँ कि कोई मुझे इतना बेवकूफ कैसे बना सकता है। आज उस जानवी की वजह से मेरे पापा की जान खतरे में पड़ गई थी। देखो बेटा जो हो गया सो हो गया, वो कहते हैं ना जब जागो तभी सवेरा। बस याद रखना आगे से कोई भी फैसला बहुत ही सोच समझ कर लेना। हाँ माँ मुझे माफ कर दो माँ, मैंने आप लोगों की बात नहीं सुनी। कोई बात नहीं बेटा, आज तो तुम्हें हमारी बात समझ में आ रही है ना। तो मैं आशा करती हूँ दोस्तों आप लोगों को हमारी कहानी जरूर पसंद आई होगी। यदि कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, और इसी तरह की मोरल स्टोरीज देखते रहने के लिए हमारे चैनल बालाघाट की बेटी को सब्सक्राइब करें।